देखिए बच्चों, आज पीरियड में जीएस में ज्योग्राफी में आपका क्विज का पीरियड है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्विज क्यों कराया जाता है। क्विज का कारण यह है कि बहुत से कम टाइम में चीज़ों का बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है ना। और फिर आपका ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैं वही कहूँगा कि आपको पता है या नहीं पता उससे मतलब नहीं है, बस आपको सुनना है ध्यान से और मेरी बातों को अपने दिमाग तक आने देना है ना। लिखना है ज़्यादा कुछ नहीं है, सुनना सिर्फ ज़्यादा है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले, तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसे सुनना है। सुनने के बाद आपको अपनी कॉपी में उसका जवाब देना है, ठीक। मैं अभी आपसे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूछूंगा इस पीरियड में, किससे, ज्योग्राफी से। तो नंबर डालेंगे आप, नंबर 1 का अगर आपको पता है उसका आंसर, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसे लिखेंगे, नहीं पता है तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर नंबर 2 नंबर 3 ऐसे ऐसे होते होते सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास 30 40 50। फिर उन सारे क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे और उन्हें फिर समझाया जाएगा कि कोई पॉइंट क्यों है और कैसे। तो इसमें हमें सीखने को भी मिलता है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। इसमें बोलते हैं क्या, क्विज, ठीक। मतलब ये नहीं है कि आपको आता है नहीं आता, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से, क्योंकि मैं बाद में फिर पूछूंगा आपसे कि भाई आंसर तो अगर ये है तो क्वेश्चन क्या था। आंसर तो आपने लिख लिया, मैं पूछूंगा क्वेश्चन क्या था, ठीक। तो दिमाग से ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के हैं, आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो कितना होता है। बताना नहीं है, लिखना है आपने को। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, लिख लिया। चलो बताओ बताओ, सासा बताते रहो। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसे मैं साथ साथ डिफाइन कर दूंगा, बाद की समस्या हटा देता हूँ आपकी, ठीक है। साथ साथ डिफाइन कर दूंगा। क्या पूछा मैंने अभी आपसे, क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, एवरेज डेंसिटी क्या है। तो हम पढ़ते रहते हैं जो घनत्व का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो घनत्व का फार्मूला है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके मायने क्या हुए, इसके मायने ये हुए कि अगर मैं कुछ वॉल्यूम ले लेता हूँ, कुछ आयतन ले लेता हूँ, तो उसमें जो एक वैल्यू होगी किसकी, मास की, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना मास होगा वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। साधारण शब्दों में ऐसे कह देता हूँ मैं कुछ, कि मान लिया हम यहाँ पे हैं और मैंने कुछ मिट्टी यहाँ से खोद ली, ठीक। वो मिट्टी मैंने ली 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी कैसे ली जाएगी, बहुत ही छोटी सी मिट्टी होगी, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऐसे उसकी क्यूब सी बना के मैंने वो मिट्टी ले ली। जब मैंने उसे मिट्टी को उसका मास मेजरमेंट किया तो कुछ निकलेगा, है ना। तो वो जो वर्ड बना वो क्या बना, डेंसिटी बना, घनत्व बना। तो जब हम अर्थ को पढ़ते हैं तो अर्थ में कहा गया है कि डेंसिटी अलग अलग होती है। अब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ डेंसिटी अलग होगी, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है या घटती है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ आपसे क्या पूछा था, एवरेज। पूरी अर्थ में जो एवरेज डेंसिटी होती है लगभग वो कितनी होती है, तो आंसर है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी ले ली जाए तो उसका जो मास आएगा वो 5.5 ग्राम आएगा, जिसे हम डेंसिटी कह रहे हैं। और मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, समझ में आ गया।
अभी ये आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बाद में फिर आपसे पूछे जाएंगे सारे के सारे। तो ध्यान से अपना पढ़ाई तब समझ में आती है जब आप बातों को अपने दिमाग तक जाने दोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। सर ये भी बता दीजिए। क्या जी? मतलब बातों को कैसे, अच्छा, बातों को कैसे दिमाग तक जाने देते हैं, चलो वो मैं अलग से समझा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर हमारा दिमाग ही रेडी नहीं है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो बस आपकी क्या है, फिजिकल प्रेजेंस है सिर्फ, बस आप एज ए बॉडी मेरे सामने बैठे हो, आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। और मैं आपको एक एक को जानता हूँ, एक एक को। आप भले से मुझसे 2 दिन पढ़ रहे हो या 2 साल से पढ़ रहे हो, मैं आपको एक एक को जानता हूँ कि आप कितना सीरियसली यहाँ पे ग्रैब करते हो। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि नाम लेना अक्सर नाम लेने वाला बुरा बन जाता है, तो मैं नाम में बिलीव नहीं करता। इसलिए तो मेरे मैसेज को ध्यान से सुना करो। अगर पढ़ाई का मतलब है एक्टिव रहना, अगर आपके दिमाग ने कह दिया कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, दैट मीन्स पढ़ाई खत्म। आप फिर यहाँ बैठे हो या अपने घर में बैठे हो, बराबर है मेरे लिए, सीधी सी बात। मैं अगर आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ चीज़ें याद रही, और याद तभी रहेंगी जब मैं जो कह रहा हूँ वो होगा, वरना नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ रॉक्स? बताओ, कौन बताएगा? पहले जो पूछा है मैंने, नाम नहीं पूछा मैंने अभी, मैंने कहा कितने प्रकार के। क्वेश्चन सुना करो पहले, 2, 3, 5। तो इन्होंने कहा कि 3 तरह की चट्टान होती हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, तो मतलब जहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। अब मैं उनके नाम पूछूंगा, बताओ भाई, कौन बताए? इग्नियस, IGNEOUS। जिसे नोट करना है नोट करते रहे साथ साथ, अपना काम करते रहो। हाँ जी। सेडिमेंट्री, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री। और मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। अब हिंदी वाले आ जाओ, हिंदी वाले इंतजार कर रहे होंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इग्नियस को? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। ठीक है। तो आपने कहा कि 3 तरह की चट्टानें होती हैं। अब मुझे बताइए इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? 1-2 लाइन में डिफाइन करो भाई। आग्नेय चट्टान क्या होती है? ऐसा मैंने क्या पूछ लिया? जो ज्वालामुखी के लावे से बनती हैं। ज्वालामुखी का जो लावा निकल के आता है, लावा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्मा। तो जो निकल के आता है वो फिर जम जाता है बाहर निकल के, उससे जो चट्टान बनती है उन्हें आग्नेयस या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। चलिए जी, अवसादी चट्टान क्या होती है? अवसाद से जो मिलकर बनती है। अवसाद का मतलब होता है जमाव। शब्द बजाया करो। अवसादी बना है अवसाद से, सेडिमेंट्री बना है सेडिमेंट से। शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, 50% काम तो वैसे ही हो जाता है। ठीक। तो अवसाद क्या होता है कि किसी चीज़ का जमाव हो रहा हो। अब कहा, और बुक्स में पढ़ोगे तो कहा जाता है कि मान लिया 2 चट्टान पास रखी हैं, तो कई साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा देखने को मिलता है कि वे दोनों चट्टान जुड़ गई। उनके जो बीच का गैप है वो भर गया, मिट्टी भर गई, मॉइस्चर आ गया उसके अंदर, बारिश हुई, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ, और वो कई सौ साल बाद दो चट्टान अलग अलग थी, वो जुड़ के एक ही हो गई। ऐसा जो चट्टान बनेगी वो भी कौन सी है? अवसादी। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ कि कहीं जमाव हो रहा है मिट्टी का, रेत का लगातार, तो कभी ना कभी उसकी सॉलिड फॉर्म भी तो बन जाती होगी। लगातार पानी पड़ रहा है, फिर धूप निकल रही है, तो वो भी तो एक चट्टान का रूप ले लेगा, तो वो भी चट्टान कौन सी बन जाएगी? अवसादी चट्टान। ठीक है। तीसरा बताइए, मेटामॉर्फिक। जब इनकी काया बदल जाए, कायांतरित का मतलब इनका रूप ही बदल जाए। तो जब पहले इग्नियस रॉक्स थी तो वो कुछ और थी, कुछ समय बाद उसका रूप ही बदल गया,
या जो अवसादी थी उसका भी रूप और वो एक नई चट्टान बन गई, तो उसे हम बोलते हैं कायांतरित बोल देते हैं, रूपांतरित बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे मेटामॉर्फ। क्वेश्चन, जब ये टॉपिक चलेगा आपका कौन सा, चट्टान, तो लगभग 2 घंटे का चलेगा। अभी मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वो हो जाए। अब इसमें कुछ चट्टानों के नाम पूछूंगा आपसे और वो आप मुझे बताना है कि इनमें से कौन से कैटेगरी में से आप रखोगे। पहला है ग्रेनाइट, एक चट्टान होती है ग्रेनाइट, जिसे नहीं पता वो लिखते रहो साथ साथ, वो आपका काम है। ग्रेनाइट का पत्थर लगता है ना घर वगैरह में, ग्रेनाइट, तो वो कौन सी चट्टान होती है, इग्नेयस, आग्नेय। एक होता है बेसाल्ट, वो भी पक्का है या कोई दिक्कत है, पक्का है। बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो भी क्या होती है, आग्नेय ही होती है। एक होती है ग्रेबो, इस पे कुछ भी लिख दिया करो, GRABO, ग्रेबो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, ग्रेबो, ये भी आग्नेय होती है। एक होती है पेग्माटाइट और एक होती है डायोराइट, और भी होती हैं, मैंने अभी 5 नाम लिए हैं। कौन कौन से, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पेग्माटाइट, डायोराइट, ये 5 आप याद रखें। पांचों की पांचों कौन सी हैं, इग्नेयस, आग्नेय चट्टान, ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरा, जो बेसाल्ट चट्टानें हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा खनिज होता है, कौन सा मिनरल होता है बेसाल्ट चट्टानों में सबसे ज्यादा, वो होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, और इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe। अब इसका क्या लॉजिक है, बेसाल्ट चट्टानों में लोहा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपने देखा होगा कहीं किसी क्षेत्र में काली मिट्टी होती है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो काली मिट्टी आपको लगभग कहाँ मिलेगी भारत में, महाराष्ट्र के आसपास। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक आया था डेक्कन प्लेट्यू, है ना, तो मैंने कहा था कि ज्वालामुखी इस तरह से फटे थे, वहाँ पे काली मिट्टी गिर गई थी, उसका क्षरण होता रहा, धीरे धीरे पहले चट्टान बनी और वहां से क्या बन गई, फिर काली मिट्टी बन गई। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए, कॉटन, है ना। तो बेसाल्ट चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या होता है, लोहा। जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इन्हीं से काली मिट्टी बनती है, इन्हीं से। तो अगर आप ये कह रहे हो कि महाराष्ट्र के आसपास या महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा है, डेट मीन्स वहां पे बेसाल्ट चट्टानें भी ज्यादा हैं। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, पूरक हुए, समझ रहे। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, पहले तो मुझे बताओ ये शब्द क्या है, बलुआ, रेत से बना, क्योंकि रेत को बालू बोल देते हैं, बालू सुना हो, तो उसे बना है बलुआ। लेकिन इसे इंग्लिश में बलुआ पत्थर नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं सैंडस्टोन। अब ये जरूरी इसलिए होते हैं बच्चों, इसलिए मैं हर एक शब्द पे ज्यादा फोकस करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट खैर स्टूडेंट ही होता है और वो कहीं ना कहीं अपना एक आध नंबर खो देता है। मैंने बलुआ पत्थर बोला, है ना, उसने ये बलुआ पत्थर ही लिख लिया। और एग्जाम में पता क्या क्या होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे भी होता है एग्जाम में। सैंडस्टोन को हिंदी में कह देते हैं सैंड। अब तुम यहाँ बैठे हो, बलुआ, तो हमें चीजों को पता होना जरूरी है। 2 भाषा को तो पकड़ होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप एक में भी अपूर्ण हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आओगे, हिंदुस्तान में तो आओगे कहीं ना कहीं। और अभी से करके चलोगे तो कुछ भी आ जाए, कैसा भी बढ़ा जाए, सब चीज आपके पास है। ये भी एक चट्टान है, बलुआ पत्थर, बताइए कौन सी है। अभी हम पढ़ के आए हैं अब सारी चट्टान कैसे बनती है, जुड़ जुड़ के। तो ये तो बलुआ पत्थर है, रेत से जुड़ जुड़ के बन रही है, तो अवसादी ही होगी, कौन सी होगी, होगी नहीं होगी, होगी बलुआ
पत्थर। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ था कि दिल्ली का जो लाल किला है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, वो कौन सी चट्टानों से बना है? अवसाली चट्टानों से बना है। अवसाली में भी कौन सी? यही है, बलवा पत्थर। जो लाल किला है वो जिन चट्टानों से बना है वो बलवा पत्थर से बना है। ठीक है, बहुत सा हिस्सा से बलवा पत्थर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड। लिखते रहो क्वेश्चन अपने हेड बना कर। ऊंचा ज्वालामुखी, बस उतने ही, कम से कम शब्दों में। हाईएस्ट वोल्केनो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बोलो जी। ये होता है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ ना कई महीनों से, तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो गया। ये भी ऐसा हो गया कि पता नहीं भाई, ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि बहुत ही सारा क्वेश्चन है। नाम है कोटोपैक्सी, नाम है कोटोपैक्सी। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी स्पेलिंग बना के लिख करो अपना, आप बार कह रहा हूँ, इसके चक्कर में ना पड़ा करो कि स्पेलिंग सही है गलत है। स्पेलिंग सही तब होनी चाहिए जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। कोटोपैक्सी, बस पढ़ने में आना चाहिए कोटोपैक्सी। ठीक, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन बात ध्यान नहीं रुकनी चाहिए, ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। ऊंचाई है बच्चों 19,613 फीट लगभग, 19,613 फीट। ठीक, अच्छा, ये बात और बता दो, क्योंकि मैंने तो फिट में लिखवाया, कोई जरूरत तो नहीं वहां पे भी फिट में पूछा जाए। अगर फिट में नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? मीटर में पूछा जाएगा। तो मीटर बड़ा होता है, फिट बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है भाई। फिट तो 1 फीट हो गया ना, 12 इंच का जो होता है इसके, और ये मीटर तो वो है जो कपड़े वाले के पास जाते हैं वो नाप के देता है, तो ऑब्वियसली मीटर ही बड़ा होगा। लगभग 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 2.5 फीट होते हैं 1 मीटर में। ये बैठते हैं 3.25 फीट लगभग। कितने? 3.25। 3.25 को कैसे लिखूं? 3 सही 1/4। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आने का, लेकिन अगर मान लिया रफली फिगर में आ जाए, अब ये मैंने फिट लिखा और ये 3.25 की बात हो रही है, डेट मीन्स इसमें किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? मल्टीप्लाई होनी चाहिए डिवाइड। मतलब फिट है और आप मीटर बना रहे हो तो डिवाइड होना चाहिए। 1 मीटर में इतने फीट होते हैं, तो फिट से मीटर बनाओगे तो डिवाइड ही करोगे, तो जो ये फिगर आएगी बन के वो क्या आ जाएगी? मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ध्यान रखना। 1 फीट में, सॉरी 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होती है, उससे मिल जाएगा पता। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बाकी मेरा काम समझाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ऐसे आप लोगों को परहेज ही किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये है कहाँ? कौन सी कंट्री? नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर। इक्वाडोर या इक्वेडोर, IQUADOR, इक्वेडोर। ये कंट्री है जहां ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। सुन लिया आपने? अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर? 2 या कोई 3 भी कह रहा है। नाम लिखवाना शुरू करें। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जी। नंबर 2 सुसुप्त, तो वो है प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा, 3 होते हैं, शांत ज्वालामुखी। ठीक, इंग्लिश वाले इंतजार कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले सक्रिय को क्या बोलेंगे? एक्टिव। चलो ये तो सब बता दोगे, अब
अब तो इनकी बात है ना, अगर आपकी पकड़ है तो अब इन्हें इंग्लिश में बताओगे आप मुझे। एक्सटिंक्ट, कौन सा एक्सटिंक्ट? प्रसुप्त, तो वो है ये EXTINCT, एक्सटिंक्ट। और ये तो याद नहीं आ रहा होगा, चलो हिंट देता हूं। अब डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट बोल कर। तो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं आपकी अपनी भाषा के अनुसार, जैसे भी आपकी भाषा है। ठीक जी, चलिए ये तो नाम से पता चल रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है बताएं, एक लाइन में बोले। जो हमेशा ही एक्टिव रहे, हमेशा उसमें से आग निकलती ही रहे, ठीक, वो सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। चलो जी, फिर ऐसे तो बताइए क्या है डोरमेंट, क्या है? इसे एग्जैक्ट ऐसे बोलना चाहिए कि हाल फिलहाल में तो इससे कोई भी आग नहीं निकली है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कब निकल जाए। हो सकता है 6 महीने से ना निकली और कल ही निकल गई, मतलब आई मीन टू से कभी भी इसमें से लावा निकल सकता है, उसे कहते हैं प्रसुप्त। अभी तो शांत है, पता नहीं कब तक शांत है, अगली मिनट में क्या हो। और ये वो है जो हमेशा के लिए ना कभी निकली थी, पिछले 10 सालों में भी नहीं निकली और आगे भी निकलने की संभावना नहीं है। तो पूरे इसमें जितने भी ज्वालामुखी हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है ना? अब बहुत से ज्वालामुखी हैं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 600 650 ज्वालामुखी हैं, जो नाम भी हैं उनके। जापान में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई इटली में है, कुछ 5-6 नाम हमें पता होने चाहिए, जिनमें से एक होता है एटना। ये ज्वालामुखी के नाम है, एटना, ETNA। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये ज्वालामुखी आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बताएं कि कौन से देश में है और इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में फिट होगा। एटना, बोले भाई। अफ्रीका, आंसर है इटली। ये इटली में है। एक फेमस है स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली मैंने अभी कहा ना 600 650 में, देखिए मैं फिर भी 2-4 का नाम लिखवाऊंगा, तो बस यही याद रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रम्बोली, ये भी इटली में है स्ट्रम्बोली। और जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एक है पोपा, पोपा POPA, यह है म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार। म्यांमार का पहला नाम क्या था? बर्मा, पहले से बर्मा कहते थे। हिंदुस्तान से इसकी बॉर्डर मिलता है, नहीं मिलता है? मतलब पड़ोसी देश है हिंदुस्तान का या नहीं है? पूछूं? चलो पूछते हैं, पूछने का तो काम ही है, कोई चल रहा है। जब ये हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है तो फिर तो हिंदुस्तान के राज्य से टच करते होंगे, है ना? किस साइड है हिंदुस्तान के? पश्चिम में, ईस्ट में, पूरब में। तो बताइए, अपना आइडिया दीजिए, कौन कौन से स्टेट टच करेंगे म्यांमार को? सोच लो जल्दी फटाफट। ये है म्यांमार। तो आपने क्या कहा पहले? अरुणाचल प्रदेश बोला, एक तो AP, एक N4 नागालैंड। चलो जी दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत इसलिए हो रही है, पता ही नहीं कौन सा स्टेट कहाँ। कितनी बार समझा लो, कितनी बार पढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मणिपुर, ये जो छोटी सी चोंच है क्या होती है? ये तो त्रिपुरा होता है। अब फिर सुन लो, ये जो छोटी सी चोंच बनी होती है क्या होता है? त्रिपुरा। ये बड़ी चोंच कौन सी होती है?
मिजोरम। बोलते बोलते भी डर लग रहा है, कभी मिजोरम पकड़ ले। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। और अब रह गया क्या? मेघालय रह गया, मणिपुर रह गया। तो मेघालय होता है यहाँ, तो इस साइड क्या है? मणिपुर। मणिपुरी बोल रहे थे शायद, तो मणिपुर आ गया जी। और मिजोरम। ये 4 राज्य टच करेंगे। किसे? म्यांमार। सबसे ऊपर होता है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश। फिर नीचे यहाँ क्या है? नागालैंड। ये क्या है? मणिपुर। ये क्या है? तो 28 का 28 स्टेट याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? कौन सा कहाँ है, रटने की जरूरत थोड़ी होती। अब क्वेश्चन एकदम से आया कि भाई म्यांमार कौन सा टच करता है, तो बस घूम गए। कौन क्या नाम? 3 बताऊँ, 2 बताऊँ, 4 बताऊँ? अब जब नाम पूछे तो हो गया, आप पता हो ना ये कौन सा कहाँ है। 7 सिस्टर्स कहते हैं, नहीं कहते हैं 7 सिस्टर्स? भारत के कुछ राज्य होते हैं, कुछ क्या 7 ही होते हैं, तभी उन्हें क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं। ये जो 7 सिस्टर्स राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्ट के होते हैं सारे, उत्तर पूर्वी। तो 7 सिस्टर में सब यही तो आते हैं। शुरू करो फिर। अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे फिर मणिपुर, फिर ये तो 4 ऐसे हो गए। फिर ये भी क्या बताया था? त्रिपुरा बताया था। कितने हो गए? 5। बीच में क्या है? मेघालय। कितने हो गए? 7वां कौन सा? देखोगे 7 सिस्टर्स बोला जाता है, तो 6 तो आपने काउंट कर दिया भाई, 7वां कौन सा? बताओ। असम आएगा, सिक्किम? ये आएगा सिक्किम। 7 सिस्टर्स में जो 7वां है वो क्या होता है? सिक्किम। यहाँ पे जो 64 होती है क्या होती है? सिक्किम होती है। मैं प्रॉपर बनाया नहीं है, एक आइडिया से दिया फिलहाल कि 4 राज्य टच करेंगे। किसे? म्यांमार। म्यांमार एक शब्द आया। और चाइना का और इंडिया को लेकर जो आज विवाद चल रहा है, किसे चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश को लेकर। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा था, जिस पे भारत ने अपना कब्जा करा। तो उसे ये क्या पता कि भारत तो एक ऐसा देश रहा है जिसने अब तक कब्जा करवाया है। कब्जे करने वाले में से तो हम है ही नहीं, है ना? हम तो कब्जा करवा सकते हैं। वो इस बात को भूल रहा है बेचारा, पर क्या करें। वो ऐसा कहता है कि भारत ने कब्जा करा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बताती है। ये मैकमोहन रेखा कौन से सन में खींची गई थी? 1914 में। शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, मतलब शिमला में हुआ था, इसलिए शिमला एग्रीमेंट कहलाता है। और 1914 की बात है, वहां ये डिसाइड हुआ था कि भाई ये लाइन है, इससे ऊपर चाइना, इससे नीचे इंडिया। लेकिन चाइना ये कहता है कि 1914 में तो इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम था और हम भी ब्रिटेन के ही गुलाम थे। तो वो जो डिसाइडेड हुआ है वो तो हमारे बीच में हुआ ही नहीं है। वो तो जो उस समय सरकारें थी उनके बीच में वो एग्रीमेंट हो गया है, हम उस बात को नहीं मानते। ये चाइना कहता है। जैसे आज भी वाद विवाद हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कम टू द पॉइंट। एटना कहाँ है? इटली में। स्ट्रम्बोली और पोपा म्यांमार। और भी है, एक होता है फ्यूजियामा, तो नाम से पता चल रहा कहाँ हो। फ्यूजियामा तुम्हें नहीं पता चल रहा नाम से? जापान। ये जापान का नाम हो सकता है, फ्यूजियामा। ठीक। इनमें चारों में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है स्ट्रम्बोली। क्यों है? मैंने कहा चारों में भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है। क्यों? इसका एक उपनाम है, भूमध्य का प्रकाश स्तंभ। हिंदी में से क्या कहते हैं? भूमध्य या भूमध्य सागर का प्रकाश। इंग्लिश में बोलेंगे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशन। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। तो हर वक्त इसमें से आग निकलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि भूमध्य सागर में हर वक्त लाइट जल रही है जब इसे दूर से देखते हैं। तो दैट्स कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, और ये है शांत। शांत यानी कि एक्सटिंक्ट। ठीक। तो 2-4 नाम ये याद रखो फिलहाल। अभी
अभी मैंने नाम बोला था कौन सा, फ्यूजियामा, वो है ये डोरमेंट, प्रेसुप्त। अभी मैंने बस 4 ही बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भूकंप आता है तो भूकंप में 3 तरह की तरंगें आती हैं। आपको बताना है कि भूकंप के अंदर जो तीसरी तरंग होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है। 3 से लेके 3 किलोमीटर/सेकंड। हाँ जी, 1.5 से लेके 3 किलोमीटर/सेकंड। बिल्कुल सही जवाब। 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं भूकंप के अंदर, प्राथमिक तरंगें, उनकी स्पीड बताओ। 8 किलोमीटर पर सेकंड। जो दूसरी होती हैं 5 किलोमीटर/सेकंड। 5 या 4 बताओ। 5 याद आ रहा है, 4 याद आ रहा है? 5 याद आ रहा है, आंसर है 4, 4 किलोमीटर पर सेकंड। और तीसरी होती है 1.5 से 3, इनके बीच में कहीं होगी। 3 तरह की तरंगें होती हैं, कहाँ पे? भूकंप में, अर्थक्वेक। अब ये किलोमीटर के साथ क्या लिया गया है? सेकंड लिया गया है। लेकिन मैथमेटिक्स या साइंस क्या कहता है? किलोमीटर के साथ तो घंटे लेते हैं, सेकंड थोड़ी लेते हैं। तो क्या बताया था मैंने? ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल स्पीड है, मैं बाइक चला रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। तो इसलिए किलोमीटर के साथ क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं। 1 सेकंड में लगभग अगर 3 ले लूँ मैं, 3 किलोमीटर जाए, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जाए, तो वो उस स्पीड की बात हो रही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम भूकंप पढ़ते हैं तो अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। यहाँ से भूकंप की तरंगों की शुरुआत होती है उसे जहां से भूकंप की तरंगों की शुरुआत होती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। हाँ जी बताओ, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बोलिए। जहां से भूकंप की तरंगों की शुरुआत होती है उसे सिर्फ कहते हैं केंद्र, जिसे फोकस भी कह देते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जहां वो सेंटर बनेगा, जहां से किरणें निकली, उससे ठीक ऊपर पृथ्वी पे एक भस्ट होगा, जो सरफेस है ना, वहां क्या होगा? भस्ट होगा, उसे बोला जाता है एपिसेंटर। मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, ये पृथ्वी हो गई, मान लें यहां से जो किरणें हैं, जो भूकंप है बनना शुरू हुआ, तो इसे या तो बोल देते हैं फोकस, या बोल देते हैं हाइपोसेंटर, क्या बोल देते हैं? या सिंपल केंद्र कह दो हिंदी में। अब इसके ठीक ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये किरणें तो इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं। जो सबसे कम दूरी है वो तो इसके ऊपर ही होगी ना, वर्टिकल। तो यहाँ पे जो चीज मिलेगी, यहाँ से मतलब एकदम से भस्ट हो गया, जमीन फट गई, तो वो ये पॉइंट कहलाता है क्या? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं एक शब्द की बात करूं ज्योग्राफी में, अंटार्कटिका, और मैं आपसे पूछूंगी अंटार्कटिका किस एक शब्द से आप मुझे बताओगे, तो क्या कहोगे? मतलब एक शब्द क्या बोलोगे अंटार्कटिका के लिए? एक शब्द कि भाई ये चीज ये है। एक तो कॉन्टिनेंट है जिसे महाद्वीप कहते हैं, और
एक सागर भी है अंटार्कटिक ओशियन, महासागर है ना, ग्रेट ओशियन। ठीक है, अभी जो अंटार्कटिका है ये पृथ्वी पे होता कहाँ, मतलब पृथ्वी बना रखी है तो कहाँ पे है अंटार्कटिका? साउथ में ही है। एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल तो ऊपर आएगा, उत्तरी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है? आर्कटिक, आर्कटिक सागर, आर्कटिक, ARCTIC। तो यहाँ पे तो है आर्कटिक और यहाँ पे है अंटार्कटिक। ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब मैं सागर की बात कर रहा हूँ, है ना। और महाद्वीप तो जानते हो कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 7 हैं, 7। बार बार मैं कहता रहता हूँ सबसे बड़ा कौन सा है? कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है कितना, कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, हालांकि ये भी बात होती रहती है सोशल मीडिया में कि 8वां भी महाद्वीप है, हालांकि सभी प्रमाण नहीं मिले हैं, वो कहने वाले कह रहे हैं, बाकी वो अभी नाम आया नहीं है, तो भी मैं साथ ही बता रहा हूँ। तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और एक ओशन भी, ठीक है, कहाँ? साउथ। अब मुझे बताओ इस अंटार्कटिक पे आबादी है या नहीं है? नहीं है। क्यों? टेम्परेचर बहुत ही कम है, बर्फ ही जमी रहती है। 98% हिस्से में तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और वो भी छोटी मोटी बर्फ नहीं। अगर मैं उसकी मोटाई की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर मोटाई, इतनी मोटी परत, लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है अंटार्कटिका। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस में नहीं होता, मैं कह रहा हूँ एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए। और एक समय तो ऐसा आएगा कि जब मतलब वहाँ रुकना ही इम्पॉसिबल। एक बात और बताओ, इंसान रिसर्च में लगा हुआ है, रिसर्च करता रहता है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, ना समुद्र छोड़ रहा, ना धरती छोड़ रहा, जहाँ से उसे मिले, कहीं कोयला मिल जाए, कहीं गैस मिल जाए, सब खींच खाच कर तैयारी में है। अंटार्कटिका क्यों बकस रखा उसने अभी तक? अंटार्कटिका पे ना तो मुझे कभी सुनने को मिला कि भाई वहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं, खोद खोद के निकाले जा रहे हैं कुछ खनिज, या ना वहाँ कोई बसने की सोच रहा। क्यों बताओगे कुछ? वो इसलिए है, एक संधि हुई है, एक ट्रीटी हुई है सभी देशों के बीच में। अंटार्कटिका जब पढ़ाऊंगा मैं आपको उससे विस्तार से बताऊंगा। तो संधि के अनुसार ये है कि वहां पे ना तो कभी कोई देश सैन्य प्रबंधन कर सकता है, मतलब आर्मी के हिसाब से कोई मैनेजमेंट वहां नहीं होगा। दूसरा, वहां से कोई खनिज नहीं, खनन नहीं हो सकता, खनिजों का खनन नहीं हो सकता, मतलब माइनिंग नहीं हो सकती वहां। उस संधि पे सभी देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। फिर भी वहां मोस्टली टाइम तक 4-5 हजार लोग मिल जाएंगे। कहां पे? अंटार्कटिका, सिर्फ रिसर्च करने के लिए। रिसर्च अलाउ है, रिसर्च आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं खोद खोद के वहां पे भी आप शुरू हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अमेरिकन हैं, रशियंस हैं, इंडियंस हैं, अपने अपने रिसर्च सेंटर बनाते हैं, चाइनीज हैं, और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे रहते हैं 4 से 5 हजार लोग। हालांकि वहां जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, स्पेस तक पहुंच गया था। तो अंटार्कटिका है ना ये तो जमीन ही तो है, वो इंसान तो पहुंच गया वहां जहाँ जमीन भी नहीं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया अंटार्कटिका। कोई आपसे पूछे कि इस शब्द की मीनिंग क्या है, इस शब्द की मीनिंग क्या है, तो आप उसे कहोगे ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी को बोलेंगे क्या? ग्रीक।
ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉर्थ का अपोजिट, उत्तर का उल्टा। भाई इसके अपोजिट में क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ के अपोजिट में हम जानते हैं साउथ है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या बताई मैंने? साउथ नहीं बताई, नॉर्थ का उल्टा, अपोजिट ऑफ नॉर्थ, ये इसकी मीनिंग है अंटार्कटिका। ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द था पहले? शब्द तो और था, फिर बाद में चेंज होकर बना क्या? अंटार्कटिका। मिलते जुलते शब्द ही होते हैं। ठीक है। तो ये तो थोड़ा मैंने हिस्ट्री बताई आपको। आगे चलते हैं, आगे बताइए जी। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। पक्की बात? N2 कितनी? 72 सभी जानते हैं, एग्जैक्ट बताओ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। 78.93। फिर कंफ्यूज हो गए। 07 78.07%। ये एग्जैक्ट बताई जाती है, जिसे हम लगभग में 78 भी कह देते हैं। ठीक। अब नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो अगर नाइट्रोजन को आपको चेक करना हो, चेक से मतलब दो तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी केमिस्ट्री एलिमेंट को, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो लेबोरेटरी में जाके चेक हो, लेबोरेटरी ऐसा तो होता नहीं, हमने अपने घर में बना रखी है। फिजिकल प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज होती है कि जो हम उसे वैसे ही चेक कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हो? भौतिक गुण, जैसे कुछ स्मेल आ रही है उसमें, कुछ उसका कलर होता हो, कुछ उसका टेस्ट होता हो, ये सब कहाँ आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक। कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। कुछ जगह जगह पब्लिक प्लेस पे यूरिनल नहीं होते? यूरिनल, टॉयलेट्स वगैरह, तो वहां पर बहुत बुरी स्मेल आती है, आनी भी चाहिए। वो किस गैस की वजह से होती है? NH3। NH3 मतलब अमोनिया। तो डेट मीन जो वहां बहुत बुरी स्मेल आ रही है, हम कह रहे हैं वहां अमोनिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो? आपकी समझ में आ रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? आपकी आ रहा है? तो हमने उसे फिजिकल प्रॉपर्टी से गेन कर लिया कि वहां क्या है, हमें कोई टेस्ट नहीं करना पड़ा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन को आप फिजिकल प्रॉपर्टी से महसूस कर सकते हो? हाँ या ना? आई मीन टू से कोई टेस्ट होता हो, कोई स्मेल होती हो, कोई सा कलर होता हो, किस साइड जाओगे? यस और नो? आप जाओगे नो। ना से कोई टेस्ट होता, ना इसमें कोई स्मेल होती, ना ही इसमें कोई कलर होता। तो इसे ऐसे डायरेक्टली पहचानना लगभग इम्पॉसिबल है। आपको लेबोरेटरी में जाना है, वहाँ पे कुछ और टेस्ट वगैरह करने हो, मतलब फिजिकल प्रेजेंस से आप जल्दी से पता नहीं कर सकते। एक बात, जब ऊपर वाले ने हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ये गैस दी है नाइट्रोजन, तो भाई इसका कोई रीजन भी होगा? बताओ जी, इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या होता है? नाइट्रोजन क्यों है सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, या नाइट्रोजन चाहिए? तो ऊपर वाले ने हमें मतलब यहाँ ऑक्सीजन नंबर 1 पर क्यों नहीं रखी कि भाई नीचे इंसान भी पैदा होंगे, जानवर भी होंगे, और उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो भाई नंबर 1 पे फिर ऑक्सीजन आनी चाहिए थी। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन तो नंबर 2 पे है 20.93%। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन तो 20.93%। ये मिलके बना देते हैं कितना? 99%। मिल भी रहा होगा शायद, है ना? हाँ जी बताइए, कोई प्लस पॉइंट बताओ इसका। जैसे मैं बात बदल करके पूछ रहा हूँ, यही ज्यादा क्यों है? नहीं? चलिए नहीं तो समझते हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? पेड़ पौधों के लिए, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बात है।
हम तो अपना खाना अपनी किचन में बनाते हैं और खाते हैं, सर्वाइव करते हैं। पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते होंगे। हमारे लिए किचन में गैस है कौन सी? एलपीजी आजकल, जिससे हमारा खाना तैयार हो जाता है। पेड़ पौधों के लिए भी तो कोई गैस चाहिए उनका खाना बनाने के लिए, वही गैस है N2। पेड़ पौधों का खाना बनाने में जो मदद करती है वो करती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, डेट मीन्स उनमें जो एक तरह से क्या स्टार्च होता है, या जिसे मैं ग्लूकोज कहूँ या कार्बोहाइड्रेट कहूँ, जिसे मैं सादा भाषा में क्या कह रहा हूँ, खाना, वो तैयार हो रहा है पौधों में किसकी वजह से? तो पौधे सर्वाइव कर पा रहे, उनकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, उनकी भी स्पीसीज बढ़ रही हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं। जब वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बात समझ में आई? अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी पर आदमियों की संख्या ज्यादा है पेड़ पौधों की, तो नाइट्रोजन ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन? आई बात समझ में? तो ऊपर वाले ने बहुत बड़ा मैथमेटिक्स यूज किया है। अगर वो ऑक्सीजन ज्यादा कर देता तो फिर इंसानों की संख्या, और इंसान तो वो चीज है, ये तो कुछ नहीं छोड़ना। पेड़ पौधे हो, है ना, मछली हो, मगरमच्छ भी हो, अभी तो मछली भी चल रहा काम, तो मगरमच्छ भी नहीं छोड़ने का। शायद शुरू भी कर दी हूँ, हमें पता हो या ना हो, कुछ नहीं छोड़ने का। पानी के अंदर हो, पानी के ऊपर हो, हवा में हो, जमीन के अंदर, कहीं ढूंढ ढूंढ कर सब खा जाएगा। तो ये उसने भी पहले क्या दी? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा दी, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा हो, जिससे फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करें और इंसान उन पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो। लॉजिक में आता है नहीं आता? आता है। चलिए नाइट्रोजन हो गया और हो गया। एक यूज तो मैंने ये बता दिया, क्या? पेड़ पौधों का खाना बनाने में मदद करती है कौन? दूसरा यूज को हो याद आपको? तो इंपोर्टेंट है, यूज तो बहुत सारे होते हैं। जो एक एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, उसके लहजे में कुछ और बताना चाहूँ। आग बुझाने में मदद करती है। आग बुझाने में, चलो अब मैं आपको घुमाऊंगा, पहले तो इस बात को पढ़ते हैं। हमने कहा कि नाइट्रोजन आग बुझाने में मदद करती है, तो आग लगाने में मदद क्या करेगी? आग लगाने में मदद करेगी। अब प्रकृति में आग लगना जरूरी है, बुझना जरूरी है, इसलिए भी भगवान ने नाइट्रोजन ज्यादा दी। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी, सब चीज बैलेंस है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो एक साइंस है, और साइंस का मतलब क्या है? वेल पैटर्न, वेल डिजाइन है सब चीजें, बस समझे, समझना, ठीक है? अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग ही नहीं लग सकती, और नाइट्रोजन ना हो तो आग बुझ नहीं सकती। इसलिए दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक? जैसे जैसे मैं जमीन के नीचे जाऊंगा, क्या ऑक्सीजन में कमी आएगी या नहीं? मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, नीचे गहराई, तो क्या मैं जितनी इजीली आग यहाँ जला पा रहा हूँ वहां भी जला पाऊंगा? कम चांस होंगे। अब देखो ऐसे क्या समझाऊंगा। कोयला कहां से निकलता है? जमीन से। तो वहां आग लगने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए या कम? देखो कितना बैलेंस है मामला। भगवान ने कोयला जमीन के नीचे दिया है, जहां आग लगने के चांस, आप बिल्कुल ही लापरवाही बरतोगे तो एक अलग बात है, लेकिन जितने चांस यहाँ हैं उससे बहुत ज्यादा कम चांस है आग लगने के। तो कोई चीज नीचे है तो कोई चीज ऊपर है, सब चीज प्रॉपर बैलेंस में है, सब चीज। ये बात है भाई? तो मैंने एक माचिस जलाई, वो जल गई, तो डेट मैं कहूँगा कि यहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट है, बशर्ते कि माचिस खराब ना हो। ठीक, उसका वो जो गत्ता होता है वो तो पानी में हुआ पड़ा है, मेरे को ऑक्सीजन नहीं है, तो वो भी तो सही होनी चाहिए ना। तो ऑक्सीजन सफिशिएंट, ठीक। अब मैंने उसे फूंक से बुझा दिया, वो बुझ गई, तो वो नाइट्रोजन का कमाल हो, मेरी फूंक का कमाल नहीं है, पहली बात। अब एक क्वेश्चन बताओ, जब जंगलों में आग लग जाती है
और आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो कि भैया वहाँ तो 1 महीने से आग लग रही है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, हेलीकॉप्टर पानी बखेर रहे हैं, केमिकल बखेर रहे हैं, वो आग ही नहीं बुझ के देते। क्यों? वहाँ भाई क्या हुआ, वहाँ प्रकृति ने अपना नियम बदल दिया, वहाँ नाइट्रोजन हटा दी, वहाँ से थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन खत्म कर दी। इसका मतलब अगर वो आग नहीं बुझ रही तो फिर तो वहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ही नहीं। बताओ क्या बताना चाहोगे? सर जब धुआं निकलता है ना उससे नाइट्रोजन हट जाती है जो एटमॉस्फेयर के ऊपर होती है। जो वहाँ पे, क्योंकि एक मैं यहाँ माचिस की तीली जला रहा हूँ, उसका धुआं तो इतना बड़ा नहीं। कोई जंगलों में आग लगी हुई तो वहाँ धुएं का मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब इंजूरियस है नहीं है? वो इतना बड़ा गुब्बार बन जाता है कि नाइट्रोजन को डिस्पर्स कर देता है वहाँ से। तो सिर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो रही है। तो इसलिए उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, जितनी वहां नाइट्रोजन थी उतनी सफिशिएंट अब रही नहीं। ठीक है, क्लियर? एक बात और समझो, सूखी लकड़ी में आग जल्दी लग जाती है, और अगर मान लिया हरी भरी घास हो तो आग ना लगे, पेट्रोल छेड़ना पड़ेगा मुझे उसे जलाने के लिए, ऐसा है? अगर मैं इसे इसी बात में समझाना चाहूँ तो क्या कहोगे? हाँ बोलो। अगर हरी भरी घास है तो वहां नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है? और नाइट्रोजन जलाने में मदद करेगी, रोकने में? इसलिए है नहीं है? लॉजिक बनता है नहीं बनता? वहां से आगे होगी। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है वो बताओ? कार्बन डाई CO2 है तीसरे नंबर पे। कितनी? 0.03%। और चौथे नंबर पे? 4 ही बताया करता हूँ मैं, भी बताता हूँ। आर्गन कितनी? 0.93%। जिसे सीक्वेंस याद है वो भूलेगा नहीं। सीक्वेंस देखो, ये दोनों याद कर रखे हैं, क्या बनेगा? 99। फिर ये वाला पार्ट लेना है, 9 हटा देना है, 0.03, फिर इसी उतार देना 0.9। ये टॉप 4 गैस है, मोस्टली पूछ जाती है एग्जाम में, तो ये तो सबको याद रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। ऑप्शन में लिखा आएगा 3%, 0.3, 0.03, 0.003। तो कितनी है? 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी। संवहन क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन? हिंदी में कहते हैं संवहन, इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। बोलो जी 1-2 लाइन में जो बोलना है। ये तो बात बच्चों ये है जो सब पढ़ा रखा है। मैं तो ये कहूँगा ये तो कोई डेफिनेशन नहीं है जो गैसों में होता है। अब गैसों में तो पता नहीं क्या क्या होता है, मैं तुमसे इसकी बात कह रहा हूँ कि सब वहन क्या, कुछ तो बताओ अच्छी तरह से बताओ। बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते कोई बात। अच्छा पहले बताओ, ये जो वर्ड है संवहन, इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे होता क्या है, पहले तो वो बताओ। जब हम कहीं संवहन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, क्या मायने हैं इस वर्ड? ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो किस प्रकार से जाएगी उसका एक प्रकार है। ठीक है, अब बात आगे करेंगे। जैसे भी आप कह रहे थे गैस हो, गैस हो या लिक्विड हो, किसी भी इन दोनों के लिए, सॉलिड के लिए नहीं। गैसों में और लिक्विड में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बाई कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा होती है।
ठीक, अब जरा बताओ जरा मुझे, लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होती है? जैसे दूध का गर्म हो ना, दूध का जब दूध रखा जाता है गैस के ऊपर तो ठंडा होता है, कुछ समय बाद वो उबल जाता है, अगर उसे बंद ना किया जाए तो सारा बाहर मिलेगा, पतीले से बाहर मिलेगा। तो एनर्जी तो है उसके अंदर, तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे वो जब ठंडा था तो वो मॉलिक्यूल्स सारे शांत थे। जब वो नीचे से उसे हीट मिल रही है तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वाइब्रेट होने शुरू, उनका एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो वो दूध गर्म किस वजह से हो रहा है? ये तो बात हो गई लिक्विड की, चाहे वो पानी है, दूध हो, व्हाटएवर कुछ भी। गैसों में बताना कैसे? मैंने कहा ना सॉलिड में नहीं होता है, गैसों में होता है और लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। गैसों में कैसे? डिफाइन नहीं कर सकते कोई भी चीज, दुनिया भर का ज्ञान ले बैठे हो पर डिफाइन नहीं होता कुछ। जो में हमने पढ़ा था संवहन धाराएं, संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करंट्स। क्या होती हैं संवहन धाराएं? संवहन धाराएं मैंने आपको ये बताया था कि हमारे वातावरण में कहीं गर्म है कहीं ठंडा है। जब वायु चलती हैं तो गर्म से ठंडे की ओर चलेंगे, ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर। तो हमारे वायुमंडल में क्या है? गैसें तो हैं, कौन सी गैस है लिख रखी है, तो उनको तो फ्लो हो रहा है गर्म से ठंडे की ओर, वो भी तो एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ। इसलिए जो वायु चली वो क्या कहलाई? संवहन धाराएं कहलाई, ठीक है। तो गैसों में इस तरह से अगर ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सॉलिड में हो, ठोस में, तो हम क्या कहेंगे उसे? चालन, इंग्लिश में कंडक्शन, ठीक है। तो सॉलिड में होता है क्या? कंडक्शन, और द्रव में और गैस में होता है, बात समझ में आई क्या? चलो अब जो पढ़ा है हमने उसे बता दो 2-3 मिनट, फिर पीरियड में समाप्त। पहला क्वेश्चन है स्ट्रम्बोलिक कौन से देश में था? इटली में। इसका मैंने दूसरा नाम बताया था, क्या? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इंग्लिश वाले का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशियन, या मेडिटेरियन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी की हाइट 19,613 मीटर, फीट 19,613 फीट। एक कोटोपैक्सी है कहाँ? इक्वेडोर। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे सभी महाद्वीपों को, इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो, छोटे से बड़ा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका। अभी एक क्वेश्चन की समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि जो मैंने लिखा था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था ना, समझ में इसलिए नहीं आया ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा मैंने, बड़े से, मैंने पूछ लिया इंक्रीजिंग, तो नीचे से जाओगे ना, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर इसलिए तीसरे नंबर पे अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो शायद मैंने नहीं बताया, भारती मैत्री सुने हैं वर्ड? क्या होते हैं? रिसर्च सेंटर है इंडिया के। वो जब अंटार्कटिका टॉपिक आएगा, शायद कल भी पढ़ाऊंगा अंटार्कटिका, तब आपको समझाया जाएगा और बहुत डिटेल बताया जाएंगे अंटार्कटिका के बारे में। फिलहाल भारती और मैत्री क्या है? रिसर्च सेंटर है इंडिया के। कहाँ पर? अंटार्कटिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नाइट्रोजन के 2 यूज बताए मैंने अभी, क्या? नंबर 1 कह रहे, नंबर 2 था, आपको एक नंबर 1 कह रहे हो, नंबर 1 क्या था? पेड़ पौधों का खाना बनाने में मदद करती है गैस, और दूसरा आग बुझाने में मदद करती है। एक मैं नहीं बता पाया, भूल गया, लगभग कितने किलोमीटर तक पाई जाती है नाइट्रोजन? 128 किलोमीटर तक, 128 किलोमीटर तक लगभग नाइट्रोजन मिलेगी, इससे ऊपर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, ठीक।
पूरी पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी कितनी बताई थी? 5.5 के बाद बोलो क्या था? यूनिट क्या थी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंटार्कटिका की मीनिंग क्या बताई थी? अपोजिट ऑफ नॉर्थ। अपोजिट ऑफ चलिए इस पीरियड में इतना ध्यान देते हैं।